समझ नहीं पाया कि वो जगह कितनी खतरनाक है। हर बार कोई इसे गलत करता है, उसके साथ कुछ भयानक होता है। अब मैं समझ गया हूँ। बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं। ये काफी डरावना है, बरमूडा ट्रायंगल जैसा। बिग आइलैंड पे कुछ चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो बस अचानक गायब हो जाते हैं। गुमशुदगी से 2 दिन पहले वे शनीस पर टूट पड़े थे और उसका गला घोंटने की कोशिश की थी। उसका स्लीपिंग बैग गायब था, जैसे उसे रात में उठा लिया गया। ये पागलपन है। लोग बस धरती से गायब होते जा रहे हैं। इस द्वीप के निवासी होने के नाते आप मानते हैं कि यहाँ लोगों के साथ बुरा हो रहा है। ये द्वीप या तो आपको अपनाता है या निगल जाता है। ये द्वीप कभी कभी किसी चीज की बलि लेता है। मैं चाहती हूँ कि मम्मी वापस आ जाए। जाओ जाओ। मुझे वो खलिहान वाला सांड दे दो। क्या हुआ? मतलब वो बस गायब हो गया। ये लॉन क्राइम इन्वेस्टिगेट्स है। ऐसा असंभव लगता है कि एक द्वीप, एक जमीन का टुकड़ा लोगों को बुला सकता है, लेकिन किसी तरह हवाई द्वीप ऐसा करता है। माउई के नीचे हवाई द्वीप समूह के आखिरी छोर पर स्थित बिग आइलैंड बहुत विशाल और एकांत है, और यही वजह है कि ये लोगों को अपनी ओर बुलाता है। उन्हें अपनी विराट पर्वतों, मदहोश कर देने वाले वर्षावनों और अपने गंभीर ज्वालामुखियों की ओर आकर्षित करता है। यहाँ की खूबसूरती लोगों को लगता है यहाँ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। बड़े द्वीप ने अपना रहस्य, अपने गुमशुदा लोगों का रहस्य अब तक छुपा कर रखा है। तो वो ये बहुत पहनता था। टाइगर नेकलेस वो हमेशा पहनता था। उसकी तलवार भी थी जो वो मेरे बिस्तर के पास रखता था। तो ये हम हैं जब हम फुटबॉल में थे। वो 59 नंबर था, मैं 96 था। पापा को ये बहुत मजेदार लगा। वो जुड़वां था। अब पहली बार मैं बस एक अकेला इंसान हूं। मुझे लगता है जैसे मैं आधा इंसान। मुझे अब अपना जन्मदिन पसंद नहीं, क्योंकि हम दोनों ने उसे साझा किया था और मुझे लगता है उसकी हत्या हुई थी। वो शायद समुंदर में कहीं तैर रहा हो या कहीं दफन होकर सड़ रहा हो, पता है, बिना किसी के ये जाने कि वो कहाँ है, और अब कोई उसे प्यार भी नहीं करता। बहुत बुरा लगता है। केली ग्रेविट उन लगभग 100 लोगों में से एक हैं जो सिर्फ पिछले 5 सालों में हवाई के बड़े द्वीप से गायब हो गए हैं, यानी हर 2 से 3 हफ्ते में लगभग एक व्यक्ति। पुलिस ने अब तक ये निश्चित रूप से नहीं पता लगाया है कि इन लापता लोगों के साथ क्या हुआ। वो बस गायब हो गए हैं। विभाग ने सुरागों की कमी के कारण अपनी अधिकांश लापता व्यक्तियों की जांचें निलंबित कर दी हैं, जिससे 100 परिवार, यानी जब आप गणना करें तो सैकड़ों लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि उनके प्रियजनों के साथ क्या हुआ। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये वाकई काफी चौंकाने वाला है। हम हवाई पुलिस विभाग से जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन विभाग ने सहयोग नहीं किया। इस जांच में आप कई लापता लोगों की कहानियां सुनेंगे। कई कहानियां केली ग्रेविट्स की तरह शुरू होती हैं। मुख्य भूमि से लोग जो सुकून और कहीं दूर निकल जाने की चाह में बड़े द्वीप पर जाते हैं। तो उस समय वो केवल 20 साल का था जब उसे अफगानिस्तान तैनात किया गया था, और 2 फरवरी 2010 को वे एक आईईडी की चपेट में आ गए और सभी की जान चली गई, सिर्फ केली की जान बची और उसे एयरलिफ्ट करके फॉब लैगमैन ले जाया गया। उसकी आधी टांग गायब थी, उसके चेहरे में और हाथ में छर्रे लगे थे, उसे गंभीर दिमागी चोट थी। एक सर्जन ने मुझसे कहा, मैं आपको बस बता रहा हूँ, हालात अच्छे नहीं लग रहे, मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा। और हम वॉल्टर रीड गए और वहाँ वॉल्टर रीड में हमने बहुत सारा इलाज करवाया। उन्हें पर्पल हार्ट से सम्मानित किया गया था। सोचा वापस उगने में करीब 2 साल लग गए। हम यहाँ ओरेगन राज्य में नदी के ऊपरी इलाके में रह रहे हैं और 8 सितंबर 2020 को एक बड़ी जंगल की आग लगी थी। मेरे आंगन में चिमनी खड़ी है,
हमने 517 घर जलाए और हमने अपनी हर एक चीज खो दी जो हमारे पास थी। उसके 5 महीने बाद मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब हमने सब कुछ खो दिया था। केली ने तय किया कि वो हवाई जाना चाहता है। उसका एक दोस्त वहां जा रहा था, उसे लगा वहां जाना सही रहेगा ताकि वो खुद को ठीक कर सके और शांति पा सके। और शुरुआत में केली को ये हवाई के सबसे बड़े द्वीप पर पहुआ नाम के इलाके में मिल गई। यही वो जगह है जहां कई लोग बिग आइलैंड पर नई जिंदगी शुरू करते हैं। इसे सुरक्षित इलाका नहीं माना जाता। यहाँ अक्सर ड्रग्स, चोरी और सेंधमारी होती है। डाउनटाउन पाहुआ में कुछ बेघर और शराबी लोग हैं और कहीं जाने की जगह नहीं है। ये डाउनटाउन पाहुआ में जो कुछ भी हो रहा है उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। ये सुरक्षित नहीं है। जब हमने सार्वजनिक पुलिस रिकॉर्ड का विश्लेषण किया तो एक पैटर्न सामने आया। पिछले 5 वर्षों में जिन 93 गुमशुदगियों का हमने पता लगाया, उनमें से अधिकांश लोगों को आखिरी बार 3 क्षेत्रों में देखा गया था: हीलो, केलुआकोना और पहुआ। संयोग से नहीं, ये स्थान द्वीप के सबसे अधिक अपराध वाले समुदायों में शामिल हैं। फिर भी केली के पिता जेफ ग्रेविट सीनियर कहते हैं कि केली को बिग आइलैंड बहुत पसंद था। वो टाई डाई की शौकीन थी। उसे, जिसे वे संडे फंडे कहते थे, उसमें ड्रम सर्कल करना बहुत पसंद था। उसे प्राकृतिक उपचार दवाइयां पसंद थी। उसे फल तोड़ना और जमीन की पैदावार सीधे खा लेना पसंद था। और चाहे केली ग्रेविट ने कितना भी कोशिश की कि वो उनमें से एक बन जाए, एक स्थानीय बन जाए, वो नहीं बन सका क्योंकि उसका जन्म वहां नहीं हुआ था। वो वहां का मूल निवासी नहीं था, वो एक बाहरी था। बिग आइलैंड पर बाहरी होना आसान नहीं है। स्थानीय लोग केली जैसे लोगों को हाउली कहते हैं। जब वो पहली बार वहां रहने आया था तो उसे परेशान किया गया था। मुझे लगा उन्होंने मेरे भाई के साथ लगभग किसी घुसपैठी जैसा व्यवहार किया। किसी ने उसे अगवा कर लिया और लगभग 36 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और वो छूट गया। उसने उन्हें मनाया कि उसे छोड़ दे। उन्होंने उस पे कुछ चीजें चुराने का आरोप लगाया जो उसने नहीं किया था। उसे कुछ भी चुराने की जरूरत नहीं थी। उसके पास सैन्य पेंशन और सोशल सिक्योरिटी की रिटायरमेंट पेंशन थी और वो पैसों के लिए बेताब नहीं था। वो घर आया और मेरे साथ रहा, मुझे नहीं पता 2-3 महीने तक, और उसने मुझे सब कुछ बताया। और फिर उसने कहा कि पता है, मुझे सच में हवाई और वहाँ के लोग बहुत याद आ रहे हैं। हम उन्हें उसके लोग कहते थे। सब कुछ होने के बाद भी उसने तय किया कि उसे वहाँ की याद आ रही है और वह लौटना चाहता है। और असल में उसने मुझे भी वहाँ जाने के लिए मना लिया। तो आप जानते हैं, वो और मैं दोनों हवाई में रह रहे हैं। मैं पहाड़ियों में 26 एकड़ के मामाओं के चाय के खेत में था। हम हर वीकेंड मिलते थे। वो मेरे यहाँ रुकता था और मैं उससे मिलता था। हम दुकान पे मिलते थे और मैं उसे हर समय देखता था। हम बहुत करीब थे। हम सिर्फ पिता पुत्र ही नहीं बल्कि भाई जैसे भी थे। केली अपने पिता के साथ नहीं रहता था। उसने सिंडरलैंड नाम के एक अलग थलग परिसर में रहना चुना था। सिंडरलैंड खुद को एक आइको विलेज के रूप में प्रस्तुत करता है, जो स्थिरता पर केंद्रित है और ध्यान, शिक्षा और एकता के लिए एक जगह है। उसने उनके साथ रहना चुना जो संघर्ष कर रहे थे और जो एक परिवार की तलाश में थे, और वह रेनबो फैमिली उसे अपनी ओर खींच लाई। और उसमें ये समझने की क्षमता नहीं थी कि वे नेक नियत लोग नहीं थे। मेरे अनुसार ये एक कल्ट है। ये सिर्फ उनकी राय नहीं है। 2017 में CNN ने प्रलयवादी पंथों पर एक डॉक्यूमेंट्री में सिंडरलैंड को दिखाया था। नेता खुद को यीशु कहता है और वहां रहने वाले लोगों के लिए किसी मसीहा जैसा है। सिंडरलैंड में कथित अपराधों की कहानियां ऑनलाइन मिल जाती हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस ने दूरी बनाए रखी। हालांकि सिंडरलैंड एक अवैध समुदाय था जो बिना उचित परमिट के चल रहा था, स्थानीय पुलिस ने हमारी जांच से पहले इसे कभी बंद नहीं किया। 2025 की शरद ऋतु में पुलिस ने उस समुदाय को भंग कर दिया और मालिक पर उचित परमिट न होने के कारण जुर्माना लगाया। सिंडरलैंड शायद हमेशा अपने ही दायरे में चलता रहा हो, लेकिन इसके बावजूद इसके अपने नियम थे और केली ने उनमें से एक नियम का उल्लंघन किया था। दिसंबर 2022 में केली के गायब होने से 5 महीने पहले सिंडरलैंड के लोगों ने उस पर आरोप लगाया कि एक रात सोते समय उसने गलती से आग लगा दी थी।
जानते हो क्या, हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उस रात हम यहाँ से निकल नहीं गए। गायब होने के बाद केली के परिवार को फेसबुक पर ऐसे वीडियो मिले जिनमें सिंडरलैंड के लोग केली का सामना कर रहे थे। उन्होंने ये वीडियो पुलिस को सौंप दिए। तुम्हें पता है क्या, तुमने ये कैसे किया? तुमने ये लैम्प के तेल से किया? नहीं, लेकिन अगर तुमने किया भी होगा तो जरूर गिराया होगा। उस कुंडली से सब कुछ बाहर निकल गया। हाँ, तुमने पहले ही उसे खरीद लिया था। मुझे नहीं पता, तुमने गाय जला दी थी। केली को सिंडरलैंड छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उसने कहा कि वहां के निवासियों ने उसे धमकी दी थी। कुछ हफ्ते बाद केली के दोस्त पॉन्डर ने केली का ये वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वो बताता है कि क्या हुआ था। खैर, मैंने सोचा कि केली से पूछना अच्छा रहेगा। सिंडरलैंड में क्या हुआ था भाई? तुम जानते हो, उन्होंने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा और मैंने अपनी चीज़ें समेटनी शुरू कर दी। और शायद मैं जल्दी नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने फावड़े और बांस उठाने शुरू कर दिए। मुझे दौड़ाने लगे। मैंने अपनी रक्षा करने के लिए कुछ उठा लिया, जो मेरी गलती थी, क्योंकि मैं सच में अपनी जान को लेकर डरा हुआ था। और फिर वे और ज़्यादा आक्रामक हो गए। जैसे कि आप जानते हैं, वे अपने हथियारों से मुझे धमकाने लगे। तो आखिरकार मैंने अपना हथियार नीचे फेंक दिया। मैंने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कृपया मुझे शांति से जाने दीजिए। और मैं अपनी कार की तरफ गया, अपनी कार में बैठा और शांति से वहाँ से चला गया। मैं हाजी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उन्हें बता सकूं कि अगर इस वजह से कोई भी खर्च उनकी जेब से हुआ है तो मैं उन्हें उसका भुगतान करना चाहता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। और आप लोगों ने मुझे डरा दिया था और मुझे खेद है कि आप लोग कुछ इस तरह की भावनाएं महसूस कर रहे हैं। लेकिन सच और लेकिन लगता है सिंडरलैंड के लोग आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। उनके परिवार को भी फेसबुक पर यह परेशान करने वाला वीडियो मिला जिसे उन्होंने पुलिस को भी भेजा। एक झगड़ालू, तुमने जाने से पहले अकाउंट जला दिया था। मैंने उसे जला दिया और कहा था अगले महीने पैसे लौटा दूंगा। और मैं करूंगा, मैं अलग हो जाऊंगा और मैं 300 दूंगा। हाँ, तुमने पार्टी करने का फैसला किया, ये एक हादसा था। भाई, मैं इसकी कीमत चुकाऊंगा। मैं महीनों से तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे कभी संपर्क नहीं कर पाओगे। ये वीडियो केली के गायब होने से 1 महीने पहले पोस्ट हुआ था। लगभग उसी समय अप्रैल 2023 में केली ग्रैविट फिर से मुसीबत में पड़ गए। देर रात एक स्थानीय बार के बाहर मैंने देखा कि एक मिनी वैन और 2 मोटरसाइकिलें आकर रुकी और मैंने अपने दोस्त से कहा कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए मैंने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैंने उससे कहा, चुप रहो, बकवास मत करो। एरिक मीकर, जो एक स्थानीय निवासी हैं, ने उस गर्मा गर्म बहस को रिकॉर्ड किया। वो याद करते हैं कि कैसे उन्होंने केली को सड़क पर लेटे हुए देखा। केली सचमुच अपने घुटनों और कंधों को जमीन पर टिकाए हुए हैं। वो पूरी तरह समर्पित है। आप सुन सकते हैं कि वे चिल्ला रहे हैं। वो कृपया नहीं बोलेगी। कृपया? तुम जानते हो, पीटर उनसे माफी मांग रहा है, या जो भी है वो उससे माफी मांग रहा है। 9 मई 2023 को केली ग्रैविट ने फेसबुक पर आखिरी बार एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उसकी एक आंख काली पड़ी हुई है। केली के गायब होने से पहले उसका फोन खो गया था, फिर भी दोस्त और परिवार उसे कॉल और मैसेज कर संपर्क की कोशिश कर रहे हैं। मुझे 12 मई तक एहसास हो गया कि नहीं, मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। उसने मुझे कॉल नहीं किया है। आप जानते हैं, कुछ गड़बड़ है। मेरी सालगिरह 19 मई को है और जब मेरी सालगिरह आई तो जैसे ही हमारा संपर्क टूटा, मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। बस ऐसा है। ये बहुत ही मजबूत, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा हुआ है। आप जानते हैं, जब मैं डाकघर गया, क्योंकि वो अपनी चिट्ठियां जनरल डिलीवरी से मंगवाता था, उसके पास 8 से 12 मई तक के पैकेज थे जो उसने नहीं उठाए। ये साफ संकेत था कि कुछ गलत है। मैं वहां गया जहां वो रहता था, ठीक है। सिंडरलैंड से निकाले जाने के बाद से केली इस अस्थायी कैंप में रह रही थी। कोई भी उसे अपने पास नहीं चाहता था।
वह युद्धवीर जंगल में खाली जमीन पर डेरा डालकर असुरक्षित हो गया। इधर उधर देखने पे मुझे सड़क के पास उसकी निकोटीन वेपन मिली और स्लीपिंग बैग गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अगवा किया गया हो। जेफ हवाई पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराता है। पुलिस केली को उच्च जोखिम वाला लापता व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध नहीं करती, जबकि केली को अपने आघातजन्य मस्तिष्क चोट के लिए दवाइयां लेनी होती थी और वह पीटीएसडी से भी पीड़ित था। मुझे एक डिटेक्टिव को सौंपा गया। वो 2 दिन तक केस पे रहा और फिर वो 2 हफ्ते की छुट्टी पे चला गया। सही है, वो लौटता है, 2 दिन रुकता है, फिर 1 हफ्ते की मेडिकल लीव ले लेता है। वो 2 हफ्ते काम करता है, फिर 1 हफ्ते के लिए द्वीप से बाहर प्रशिक्षण पे जाता है। मेरे पास एक डिटेक्टिव है जो असल में वहां नहीं है। आप जानते हैं, मैं उससे कॉल कर रहा हूँ, मैं कप्तान को कॉल कर रहा हूँ, मैं पुलिस प्रमुख को कॉल कर रहा हूँ, मैं डिप्टी चीफ को कॉल कर रहा हूँ। मैं बस परेशान हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप जानते हैं, जेफ और केली के परिवार और दोस्त अपनी पुलिस जांच शुरू करते हैं। मैं हर जगह गया। तुम जानते हो, वो घूमता और बात करता था सैकड़ों लोगों से। सारे ये पर्चे बनवाए और फिर मैंने एक आप जानते हैं, पहले उन पर $10,000 का इनाम था, फिर मैंने इसे और बढ़ा दिया। वो वेब शॉप मुझसे संपर्क करती है, कहती है, अरे आपका बेटा हर हफ्ते यहाँ आता था। इस हफ्ते वह एक अनजान लड़की के साथ आया जिसे हमने पहले नहीं देखा था। स्टीफन, हमारे पास ये वीडियो कैमरे में है, तो आप पुलिस को बता सकते हैं कि वे आकर ले जाएं। मैंने पुलिस को बताया, लेकिन वे वीडियो लेने नहीं आए। वे 6 महीने बाद लेने गए, तब तक उस पे कुछ और रिकॉर्ड हो चुका था। उस गर्मी में बाद में केली के परिवार को फिर एक परेशान करने वाला वीडियो फेसबुक पर मिलता है, जिसे वे पुलिस को दे देते हैं। ये वीडियो केली के गायब होने के कुछ माह बाद पोस्ट हुआ था। 2 आदमी एक और जले हुए कैंप पर चर्चा कर रहे हैं। केली का नाम आता है। तुम जानते हो, जब भी कोई ये गलत करता है, उनके साथ कुछ भयानक हो जाता है। याद है केली? और उसने मेरी कैंप जला दी थी। हाँ, मैं ही। इस आदमी ने जलकर मरने की कोशिश की, जैसे कि एक टुकड़ा। हाँ, मुझे लगता है उसकी हत्या कर दी गई थी और मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ। उसके आखिरी पल कैसे थे? क्या वो जल्दी हुआ? क्या उसे दर्द हुआ? क्या उसे यातना दी गई? क्या उसे चाकू मारा गया? क्या उसे गोली मारी गई? क्या हुआ? मैं बस यही सोच रहा था, क्या हुआ? वो तो बस गायब हो गया। केली के गायब होने के बाद उसके एक दोस्त ने पता लगाने का जिम्मा लिया कि उसके साथ क्या हुआ। उस दोस्त को फेसबुक पर कई संदेश मिलते हैं, जिन्हें वो केली के परिवार को सौंप देता है और वे फिर से पुलिस को भेज देते हैं। पहला संदेश एक आदमी से है जो केली को जानता था। वह लिखता है, केल कहाँ है? तुम्हारे हिसाब से 3 लावा ट्यूब कौन से हो सकते हैं? केली की दोस्त बोली, मैं जानना चाहती हूँ कौन और क्यों। वो आगे कहता है, केल को पकड़ना आसान था, बस इंतजार करना था कि वो रात की अपनी ड्रग्स ले और बेहोश हो जाए। तुम थोड़ी और आवाज करती, मान लो कि तुम अगला निशाना हो, तुम केल के बाद उस क्रम में अगली हो। वे तुम्हें मोपेड से सड़क से उतारने की कोशिश कर सकते हैं, यही तुम्हारी कमजोरी है, हिट एंड रन। जुलाई 2025 में केली के दोस्त अपने पहुआ स्थित घर में मृत पाए गए थे। बिग आइलैंड पुलिस विभाग की आपराधिक जांच शाखा अब केली के मामले को देख रही है। FBI भी इसमें शामिल है। जानते हो, जब मैं वहां अपने भाई से मिलने गया था तो उसने मुझसे कुछ बहुत डरावना कहा था। जब मैं समुद्र में था, मैंने कुछ गहने खो दिए थे। उसने कहा, वही द्वीप है भाई, वो तुमसे कुछ लेता है जैसे कोई बलिदान हो। उसने कहा, द्वीप स्वीकार करता है, तुम्हें या तो स्वीकार करता है या तुम्हें जिंदा निगल जाता है। पुलिस ने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताया कि केली की गुमशुदगी में किसी आपराधिक वारदात का शक है या नहीं, लेकिन 54 वर्षीय जोसेफ स्माइथी और 41 वर्षीय जेनिफर शॉन के मामलों में ऐसा नहीं है। पुलिस को दोनों की गुमशुदगी में किसी आपराधिक वारदात की आशंका है, पर वजह नहीं बता रही। स्मिथी को आखिरी बार मई 2021 में माउंटेन व्यू स्थित घर पर देखा गया था, जो पहोआ के पास है। शॉन पहोआ में रहती थी और उन्हें आखिरी बार जुलाई 2022 में घर पर देखा गया था। शॉन कुछ साल पहले अपने 2 छोटे बेटों के साथ मोंटाना से बिग आइलैंड आई थी।
उनके गायब होने के तुरंत बाद पुलिस को उनकी लाल हमर H3 गाड़ी लावारिस मिली थी। उनके दोनों बच्चे मां के बिना परिवार के साथ मोंटाना लौट गए हैं। यह कहानी विलियम बिशप सीनियर की तरह ही है। 76 वर्षीय विलियम बिशप सीनियर लगभग 2020 में फ्लोरिडा से बिग आइलैंड आए थे। वो सेवानिवृत्ति का आनंद लेने, बेटे के साथ रहने और पोते पोतियों संग समय बिताने को तैयार थे। वो अपनी बाकी जिंदगी पोते पोतियों संग खुशी और सुकून से बिताने की कोशिश कर रहे हैं। वह पोते पोतियों को स्कूल या कार्यक्रमों में ले जाकर वापस लाते थे। 22 जनवरी 2023 को वो अपने ड्राइववे से अपनी सिल्वर 2019 टोयोटा कोरोला के साथ गायब हो गए। मेरे पिता उस घर के बाहर थे जहां वे रहते थे और अपनी कार धो रहे थे। उसी समय मेरा भतीजा बाहर बास्केटबॉल खेल रहा था। मेरे भतीजे ने सोचा कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। उसने कहा, मुझे अंदर जाना है, थोड़ा ठंडा हो लेना है, नहा लेना है। मेरा भतीजा अंदर गया, नहाया और थोड़ा आराम किया। वो करीब 1 घंटे अंदर रहा। फिर वो बाहर गया, पापा नहीं मिले। उसने इस पर सवाल नहीं किया क्योंकि पापा जब चाहे आते जाते रहते थे। मेरा मतलब है उन पर कोई पाबंदी नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके थोड़ी ही देर बाद, करीब 1.5 या 2 घंटे के अंदर, मेरा भाई घर वापस आ गया और उसने पूछा, अरे पापा कहाँ हैं? मेरे भतीजे ने कहा, मुझे नहीं पता। मैंने नहाया, उसके बाद देखा तो वो जा चुके थे। तो मेरे भाई ने सोचा चलो देखते हैं वो कहाँ हैं। तो उसने उन्हें कॉल करने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, मेरे पिता का फोन उस बेडरूम में बजने लगा जिसमें वो ठहरे हुए थे। तो मेरे भाई अंदर गए और देखा कि वहां उनका फोन था, वहां उनका बटुआ था और वहां उनके पास एक पाउच था जिसमें वो विटामिन और ऐसी छोटी छोटी जरूरत की चीजें रखते थे। हर किसी के पास एक छोटा सा पाउच होता है जो वो अपने साथ लेकर चलते हैं जब भी कहीं बाहर जाते हैं। परिवार पुलिस को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करता है क्योंकि सब संदिग्ध था। वे बिशप की संपत्ति की जांच करते हैं। हमने बस जल्दी से संपत्ति की जांच कर ली। उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सब साफ है। वे पड़ोसियों से बात करते हैं। मैं यहाँ हूँ क्योंकि इस गली के एक पड़ोसी लापता है। विलियम बिशप, क्या आप उनसे परिचित हैं? उन्हें कल 2 बजे आखिरी बार देखा गया था। वो बस गायब हो गए। सड़क पर गाड़ी चला रहे लोगों को भी रोका। सुप्रभात सर। मैं एक लापता व्यक्ति की जांच कर रहा हूं जो आपके पड़ोसी हैं। उनके बेटे ने उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिवार पापा के मैसेज और ईमेल्स देखता है लेकिन कुछ नहीं मिलता जिससे लगे विलियम परिवार छोड़ने वाले थे। हमारे पापा कभी जाना नहीं चाहते थे। वो परिवार को सबसे ऊपर रखने वाले इंसान थे। वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहते थे। 1 महीने बाद फरवरी में एक महिला स्थानीय थाने पर आती है। वो एक कार चला रही है, एक सिल्वर टोयोटा कोरोला, जिसके बारे में वो अधिकारियों के सामने मानती है कि वो उसकी अपनी नहीं है। कार में ड्रग्स थे। सटीक कहे तो मैथ थी। कार कचरे से भरी हुई है। वहां सिगरेट के टुकड़े और पर्स हैं, जैसे किसी ने काफी समय से कार का इस्तेमाल किया हो। जब पुलिस विन की जांच करने जाती है तो वह एक गत्ते के टुकड़े से ढका हुआ होता है। वे गत्ता हटाते हैं, VIN चेक करते हैं और देखिए, ये विलियम बिशप सीनियर की कार है, लेकिन उस पर उनकी नंबर प्लेट नहीं है। ये एक चोरी की गई प्लेट है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक महिला ने बताया कि उसने ये कार अपनी मां से ली थी, जिन्होंने ये कार 1 हफ्ते पहले पाई थी। मां ने पुलिस को बताया कि उन्हें ये कार समुद्र तट पर ड्रेडलॉक्स वाले एक आदमी से मिली थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि नारियल तोड़ते समय उस आदमी ने उनसे पूछा क्या वो $5000 में कार खरीदना चाहेंगी। उन्होंने बताया कि वे कार टेस्ट ड्राइव के लिए ले गए, बेटी को उठाया, किराने की दुकान पर रुके और वहीं बेटी ने कार चुरा ली। ये साफ है कि कोई व्यक्ति कार में कुछ मिनट से ज्यादा रहा और उसके पास नंबर प्लेट बदलने का भी समय था। और फिर मार्च 2023 में विलियम के गायब होने के 2 महीने बाद जांचकर्ताओं ने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्हें कार के अंदर हर जगह खून के निशान मिलते हैं। ड्राइवर और पैसेंजर सीट के नीचे की फर्श पर, खुद ड्राइवर और पैसेंजर सीटों पर, पीछे की सीट के कुशन और बीच की सीट बेल्ट पर भी। पुलिस मां से और सवाल पूछने का फैसला करती है। अब वे उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
28 अगस्त 2023 को उन्होंने समुदाय को एक अलर्ट जारी किया कि बिग आइलैंड निवासी रोबर्टा पेरी से लापता व्यक्ति के मामले में गवाह के रूप में पूछताछ के लिए तलाश की जा रही है। 5 सितंबर को पुलिस एक अलग मामले में कॉल पर थी जब उन्हें पेरी अचानक मिल गई। मैं बार बार अफसर हेलोई को कॉल करती हूँ, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था पूछताछ के लिए, लेकिन फिर मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। अधिकारी पेट्रोल कार में लौटता है और देखता है कि पेरी के लिए अलर्ट जारी हुआ है। वो कप्तान को बताता है कि संपर्क हो गया है। ये दरअसल कप्तानों में से एक है। ठीक है। उसने कहा कि उसने तुम्हें एक वॉइसमेल छोड़ा है। वो चाहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे पता है। हाँ ठीक है। हाँ पता है। ये किस बारे में? मेरी बेटी, मैं बस, ये मेरी कार थी, ये आदमी भूखा नहीं लगता। मैंने उसे MHC में देखा था, वो उसी के साथ पकड़ी गई थी। माना जा रहा था कि वो लापता व्यक्ति की कार थी। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। 12 अक्टूबर को पेरी पॉलीग्राफ के लिए थाने आती है। वे उससे पूछते हैं कि क्या उसने, जैसा वह कहती है, विलियम बिशप सीनियर की कार जटाधारी आदमी से ली थी। वो पुलिस को हाँ कहती है, लेकिन पॉलीग्राफ से उसका झूठ पकड़ा जाता है और पुलिस उसे बता देती है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कुछ ही सेकंड में पेरी अपनी कहानी पूरी तरह बदल देती है। वो बताती है कि किराना स्टोर के पीछे रहने वाली बेघर महिला ने उसे कार दी। पेरी की बदलती कहानी के बावजूद जब पुलिस उससे पूछती है कि क्या उसने बिशप को चोट पहुंचाई या उसकी मौत के बारे में कुछ जानती है, तो वो लाई डिटेक्टर टेस्ट में पास हो जाती है। 1 साल बाद पुलिस यह निर्धारित करती है कि बिशप की कार में मिला सारा खून इंसानी खून नहीं है। मैंने इस विषय पर पूर्व NYPD डिटेक्टिव और वर्तमान निजी जांचकर्ता मार्क पियाचिया से बात की। वे कह रहे हैं कि ये मानव खून नहीं है, लेकिन ये खून पूरे वाहन पर फैला हुआ है। आप इसे कैसे समझाएंगे? इससे मुझे लगता है कि इसका कुछ हिस्सा ही दूषित या खराब हुआ है। लेकिन किसी भी कार में खून का होना, जबकि परिवार कह रहा है कि पिता बहुत ही सावधान, बहुत ही साफ सुथरे और स्वच्छ व्यक्ति थे, ये एक बहुत बड़ा संदेह का कारण है। क्योंकि अगर गलती से भी उनकी कार में किसी भी तरह का खून लगा होता तो उन्होंने उसे जरूर साफ कर दिया होता, ऐसा माना जा सकता है। बिग आइलैंड पुलिस ने विलियम बिशप सीनियर की गुमशुदगी को सार्वजनिक रूप से चिंता का विषय बताया है, लेकिन संदिग्ध नहीं माना। अगर किसी कार में खून है और परिवार कह रहा है कि ये आदमी गायब हो गया, अपने पोते को घर पर अकेला छोड़ गया, अपना फोन, दवाइयां और बटुआ भी छोड़ गया, ये कैसे संदिग्ध नहीं है? पूची कहती हैं कि बिशप की उम्र भी चिंता का विषय है, क्योंकि ज्यादातर रिटायर्ड लोग ऐसे अचानक गायब नहीं हो जाते। लेकिन हमारी रिसर्च में हमने पाया कि पिछले 5 सालों में बिग आइलैंड से 65 साल और उससे ऊपर की उम्र के 13 लोग लापता हैं। बिग आइलैंड से लापता लोगों की औसत उम्र 44 साल है, जो आमतौर पर लापता होने वाले व्यक्ति से ज्यादा है, क्योंकि आमतौर पर लापता लोग अपने 20 या 30 के दशक में होते हैं। ये उम्र आमतौर पर उस श्रेणी में आती है जिसे आमतौर पर ऐसी उम्र नहीं माना जाता जो खुद को जानबूझकर खतरे में डाले। वे वास्तव में जोखिम से बचने वाले होते हैं। और बहुत सारी पृष्ठभूमि की कहानियों से लगता है कि वे लोग थे जिन्होंने अपना काम, करियर या अपने परिवार को पालना सफलतापूर्वक पूरा किया था। और वे होश पूर्वक ये निर्णय ले रहे थे कि वे हवाई जाए, ताकि कहें तो जीवन के अंतिम पड़ाव में शांति से रहें और अपने बुढ़ापे का आनंद लें। आखिरी बार बिशप परिवार ने पुलिस से 2 साल पहले मार्च 2024 में सुना था, जब पुलिस ने बताया कि वे उनके पिता का मामला स्थगित कर रहे हैं। तब परिवार ने अपनी अपीलें फेसबुक पर साझा की थी। मेरा नाम जे बिशप है और मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि ये आदमी विलियम बिशप मेरे पापा है और वो उस द्वीप पर गायब हो गए थे। मुझे कई बार, और मुझे पता है मेरी बहन को भी, उस द्वीप के लोगों से निजी संदेशों में संपर्क किया गया है, जो पुलिस के पास नहीं जाएंगे क्योंकि वे अपनी जान को लेकर डरे हुए हैं। और फिर 10 फरवरी 2025 को विलियम के बेटे जे बिशप को एक अजीब सा टेक्स्ट मैसेज मिलता है। माफ कीजिए आपको परेशान किया। क्या आपका विलियम बिशप नामक लापता बुजुर्ग से संबंध है? मैंने जवाब दिया, हाँ। उस आदमी ने कहा, मैं गुमनाम रहना चाहता हूँ। ये एक बर्नर फोन है, माफ कीजिए। मैंने कहा, मैं समझता हूँ।
क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको मेरा फोन नंबर कहां से मिला? उसने कहा, सुरक्षा कारणों से मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। फिलहाल यही प्रस्ताव है। मुझे यकीन है आपके अधिकतर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो मैंने कहा, ठीक है, यह भी सही है। मैं नहीं चाहता किसी की सुरक्षा खतरे में हो। वो कहता है, पुलिस की तरफ से ज्यादा डर है, बूढ़ी औरत से नहीं। बिशप्स का मानना है कि वो बूढ़ी औरत रॉबर्टा पेरी है। जब आप उस जगह पहुंच जाएं, तब पुलिस को शामिल करें। पुलिस बिना सर्च वारंट, पर्याप्त कानूनी आधार और जांच के अंदर नहीं आएगी। मैंने कहा, आप उसके अवशेषों की बात कर रहे हैं? फिर उसने कहा, जब आप वहां पहुंच जाएं, तब पुलिस को बुलाएं और उसी जगह पर रहें। तो उनके पास सर्च वारंट, अपवाद या आपातकालीन परिस्थितियों के तहत आपके पास आने की अनुमति है। यह सबसे तेज और सही तरीका है। मैंने कहा, ठीक है, लोकेशन, सवालिया निशान, सवालिया निशान। वो कहता है, $800 का क्या? मैंने कहा, $800, सवालिया निशान। टेक्स्टर जवाब देता है, वही रकम महिला को उसे देनी है। इसीलिए मैं उससे अपना बकाया वसूलने के लिए उसकी जानकारी बेचने की कोशिश कर रहा हूं। आप रकम चुका दें, फिर मैं आपको वे देशांतर अक्षांश निर्देशांक भेज दूंगा जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा, उसके अवशेषों तक पहुंचाने वाली जानकारी के लिए हमारे पास उससे बड़ा इनाम है, लेकिन जब तक उसकी लाश नहीं मिल जाती, तब तक कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। वो कहता है, हाँ मुझे पता है, मुझे बस अपने $800 चाहिए। मैंने कहा, यह संदेश तुम्हारे लिए सबूत हो सकता है। मैं तुम्हें उस $800 से भी बड़ा इनाम दे रहा हूं जो तुम मांग रहे हो। तुम्हारी जानकारी से अवशेष मिलते हैं, पैसे मिलेंगे, इसकी गारंटी है। और उसने कभी जवाब नहीं दिया। ये फरवरी में आया था। मुझे नहीं पता उससे मेरा नंबर कहां से मिला। मेरा मतलब है, इस मोड़ तक इन 2.5 सालों में हमने हर तरह के उतार चढ़ाव और हर जज्बात का सामना किया है। हमें लगता है कि वो अब हमारे साथ नहीं है। उसे ना तो कहीं देखा गया, ना ही संपर्क हुआ। बैंक खाते में भी कोई गतिविधि नहीं है। कोई संकेत नहीं है कि वह शारीरिक रूप से हमारे साथ हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे किसी नतीजे या मन की तसल्ली तक पहुंचने की कोशिश छोड़ देंगे। हमारा दिल उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। कॉनी फेयरबैंक्स अपने लापता बेटे लैंडन फेयरबैंक्स को ढूंढने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगी। बाकियों की तरह उसकी गुमशुदगी भी उसकी कार से जुड़ी हुई है। कॉनी कहती है कि आखिरी बार उन्होंने अपने 42 वर्षीय बेटे को 3 अगस्त 2022 को सुबह करीब 7 बजे देखा था। लैंडन बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है और उस सुबह घर से निकलते समय उसने कॉनी को परेशान करने वाली बात बताई थी। उसने ये कहा था कि शायद डस्टिन और मैं उसके बिना ज्यादा बेहतर रहेंगे। मैंने कहा, नहीं लैंडन। तुम्हें कब एहसास हुआ कि ओ माय गॉड, वो घर पर नहीं है? करीब दोपहर के समय। तुम परेशान हो कि वो कहाँ है, तभी तुम्हें फोन कॉल आती है। सही। ये महिला तुम्हें कॉल करती है और वो क्या कहती है? उसने कहा कि उसके पास लैंडन की कार है और मैं हैरान रह गई। क्या? क्योंकि तुम इस औरत को नहीं जानती हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस औरत ने कॉनी को ये तस्वीर भेजी, लैंडन फेयरबैंक्स की आखिरी तस्वीर, जिसमें वो अपनी कार के पास खड़ा है। उसने क्या कहा? उस कागज के टुकड़े पर क्या लिखा था? इस पे लिखा है कि मैं लैंडन फेयरबैंक्स अपनी कार उसके नाम कर रहा हूँ। कुछ ऐसा ही कि आप जानती हैं, मैं अपनी कार उसके पति, जिसका भी नाम था, उसके नाम कर रही हूँ और मैंने अपना फोन नंबर उस कागज के टुकड़े पर लिख दिया। क्या आपने उससे पूछा कि वो आपके बेटे को कैसे जानती है? हाँ। और उसने कहा, मैं उन्हें नहीं जानती। उसने कहा, ठीक है, आपको आकर गाड़ी ले जानी चाहिए। और मैंने कहा, हाँ, हम आके गाड़ी ले जाएंगे। लेकिन आप जानती हैं, मैं उनसे बात करना चाहती थी क्योंकि वे ही आखिरी लोग थे जिन्होंने लैंडन को देखा था। मैं जानना चाहती थी कि वो क्या जानती है। तो आपने पुलिस को फोन किया और कहा? मैंने कहा, आप जानते हैं, देखिए, मुझे इस महिला का फोन आया था मेरे बेटे लैंडन फेयरबैंक्स के बारे में, और कि उसने अपनी कार उनकी प्रॉपर्टी पर छोड़ दी थी और वो कई घंटे बाद है
और मुझे भी उसकी कोई खबर नहीं मिली है। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि कुछ पुलिस वाले जाकर इस बात की जांच करें। कॉनी अपनी कार में बैठती है और उस महिला के घर की ओर जाती है। कार उसकी ड्राइववे में उसके लॉन पर थी। वो कहाँ थी? उसकी ड्राइववे में। अब वहाँ पहुँचती है, कार देखती है, फिर क्या करती है? खैर वो बाहर आ गई और आप जानती हैं मैं उनसे उसके बारे में ये सवाल पूछ रही थी और वो बार बार कहती रही, ओह वो तो सी वॉल पर बैठा था, अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था कि वो उसे लेने आए। मेरा मतलब है, क्या आपने उसे किसी के साथ कार में बैठते हुए देखा? अच्छा नहीं, वो बहुत टाल मटोल कर रही थी। तुम जानती हो उस पर। तो तुम्हें कार में क्या मिला? मुझे उसका बैकपैक मिला जिसके बिना वो कभी कहीं नहीं जाता था। मुझे उसका बटुआ और उसका फोन मिला और तभी मुझे सच में चिंता होने लगी। उसने उस महिला से वो नोट मांगा जो लैंडन तस्वीर में पकड़े हुए था, लेकिन महिला ने मना कर दिया। वो मुझे वो कागज का टुकड़ा देने को तैयार नहीं थी। क्या आपने पुलिस से कहा था कृपया जाकर वो कागज ले आइए? हाँ, और डिटेक्टिव ने मुझसे कहा, ओ देखिए नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, उसे नाराज नहीं करना चाहते। और मैंने कहा, मुझे उसकी नाराजगी की कोई परवाह नहीं है, मुझे वो कागज चाहिए और वो मुझे क्यों नहीं दे रही है? आप पुलिस वालों के पास वो कागज होना चाहिए, वो सबूत है। पुलिस को वो नोट उस औरत से कभी नहीं मिला। इसका कोई मतलब नहीं बनता। वो जानकारी का एक जबरदस्त संभावित स्रोत था जिसे पूरी तरह से जांचना चाहिए था। आप जानते हैं, पूरी बातचीत के साथ। आप जानते हैं वो वहां कैसे पहुंचा, फिर उस औरत का मां से संपर्क करना और फिर कार वापस देने की कोशिश करना। ये बात सच नहीं लगती, क्योंकि आप ऐसा क्यों होने देंगे? आप जानते हैं, उस लेन देन को होने देंगे और फिर अचानक उससे पीछे हटना चाहेंगे। आप जानते हैं, मेरा मतलब है, ये बहुत बड़ा संकेत है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ। आप जानते हैं, उस तस्वीर के खींचे जाने के बाद पुलिस इसके बजाय पास के समुद्र तट पर जाकर लोगों से पूछती है कि उन्होंने लैंडन को देखा है या नहीं। वे बस नीचे गए और इधर उधर घूमे और आप जानते हैं कहा, ओ खैर हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो आप जानते हैं वो एक वयस्क है, वो 42 साल का है, वो बस अपने आप ही कहीं चला गया। श्वान दस्ते की संक्षिप्त खोज में भी कुछ नहीं मिलता। यहाँ बिग आइलैंड पर कुछ न कुछ चल रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं जो बस अचानक हवा में गायब हो जाते हैं। और पिछले 5 वर्षों में बिग आइलैंड से जो लोग गायब हुए हैं उनमें से अधिकांश लोग लैंडन फेयरबैंक्स जैसे दिखते हैं, यानी गोरे पुरुष। हमने जिन 93 मामलों का पता लगाया उनमें से आधे से भी ज्यादा यानी 42 गोरे पुरुष हैं। और पूछी कहती हैं कि एक और बात है, ऐसा लगता है कि इन सभी वाहनों की सीधे कब्जे में कम से कम 1 या 2 महिलाएं शामिल हैं। आप जानते हैं, ये अपने आप में एक पैटर्न जैसा लगता है। अगर मैं हवाई पुलिस विभाग में होता तो मैं इस पैटर्न को देखता। शायद यही उनका कथित तौर पर व्यवस्था से बाहर और जमीन से मिलने वाले साधनों पर जीना है। लेकिन वो काफी नहीं है और शायद उन्हें गाड़ियां उधार लेने की जरूरत पड़े। और आप जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है तो वो बस आनुषंगिक क्षति है। जहां हवाई पुलिस विभाग पिछले 5 सालों में गायब हुए लगभग 100 लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वहीं विभाग को अपनी खुद की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2021 से अब तक विभाग के कम से कम दर्जन भर अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, जिन पर हमला, नशे में गाड़ी चलाना, चोरी, उत्पीड़न, डकैती, यौन शोषण, अवैध प्रवेश, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और रिकॉर्ड्स में हेराफेरी जैसे आरोप लगे हैं। मामले अभियोजकों को सौंपे गए हैं। दर्जनों अधिकारियों को अनुशासनहीनता जैसे बॉडी वॉर्न कैमरा ना चलाने, सबूत नष्ट करने और अत्यधिक बल प्रयोग पर निलंबित किया गया है। इसके अलावा विभाग में 75 अधिकारियों की भी कमी है और एक द्वीप जो 4000 वर्ग मील में फैला हुआ है, इतना बड़ा कि बाकी सभी हवाई द्वीप इसमें लगभग 2 बार समा सकते हैं। पर्याप्त जनशक्ति होना बहुत जरूरी है, खासकर जब उन लोगों को ढूंढना हो जो अचानक गायब हो गए हों। यहाँ पर जितने पुलिस अधिकारी हैं
उनके मुकाबले पुलिस के पास करने के लिए बहुत ज्यादा काम है। लापता लोगों के लिए खास तौर पर एक टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए जिसमें कई एजेंसियां शामिल हों जो गहराई से जांच कर सकें और जिनके पास ऐसे लोग हों जो इन वेबसाइटों को देख सकें और वो कर सकें जो हम रोजाना करते हैं। इस कहानी में अब तक की गई जांच या जो जाना गया है उससे कहीं ज्यादा कुछ होना चाहिए। 2026 तक विभाग अब सक्रिय रूप से अपनी भर्ती प्रयासों को बढ़ा रहा है, अपने समुदाय तक पहुंच के कार्यों में सुधार कर रहा है और अपने अधिकारियों के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन कर रहा है। लापता लोगों के परिवारों को उम्मीद है कि विभाग उनके मामलों को फिर से खोलेगा। 29 वर्षीय शनीज ओगारा स्टॉडिंगर के परिवार उन लोगों में से हैं जो अब भी उम्मीद लगाए हुए हैं। गायब होने से पहले शैनीज, जो 2 छोटी बच्चियों की मां थी, नशा कर रही थी और गलत संगत में पड़ गई थी। गायब होने से 3 दिन पहले एक आदमी और एक औरत ने शैनीज पर हमला किया था। उन्होंने शनीज को घेर लिया और उसका गला घोंटने की कोशिश की। उसने शनीज की गर्दन पर रस्सी बांधी थी। जब वो शनीज का गला घोंट रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड साइड से आई और शनीज के सिर पर या कान पर एक बड़े फूलदान या कुछ भारी चीज से मारा। शनीज बचने की कोशिश कर रही थी। कॉस्पर ने कॉल किया। पुलिस ने शनीज को हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया। 3 दिन बाद शनीज गायब हो जाती है। 9 जुलाई 2023 को शनीज अपनी कजन के साथ ओपेही चुनने जाती है। ओपेही हवाई के ऑयस्टर होते हैं। ये एक स्वादिष्ट व्यंजन है। ओपेही चुनना खतरनाक होता है। लोग समुद्र में बह सकते हैं, लेकिन शनीज का परिवार इस बात से सहमत नहीं है कि उसके साथ ऐसा ही हुआ था। उसने कहा कि वो गाड़ी के पास अपनी ओपेही बैग ठीक कर रही थी और वो गाड़ी के दाईं ओर गया जबकि वो बाईं ओर जाना चाहती थी। उसने उसे उस रास्ते पर ना जाने को कहा। चलो साथ साथ रहें। फिर वो बोली, ओ नहीं, मैं उस रास्ते पर जाऊंगी ताकि हम कम समय में ज्यादा ओपेही इकट्ठा कर सकें। वो बाहर गया और वो अब भी कार के पास थी। और फिर जब वो वापस आया तो वो वहां नहीं थी। वो वापस नहीं आई, इसलिए वो उसे ढूंढने समुद्र तट के किनारे उल्टी दिशा में गया, लेकिन नहीं मिला। परिवार 911 पर कॉल कर समुद्र तट पर उसे खोजता है, लेकिन नहीं ढूंढ पाता। अगली सुबह पुलिस ने वहां कुत्ते भेजे। उनके पास मेरे घर से शनीज की चीजें थीं और उन्होंने कुत्तों को सूंघाने के लिए वही चीजें इस्तेमाल की। परिवार ने कहा कि कुत्तों ने पार्टिंग में शनीज की गंध पकड़ ली थी। इसी वजह से कुत्ते ने उसकी गंध तब पकड़ ली जब वो ऊपर से नीचे कार तक गया। तो मैं कभी समुद्र तट तक नहीं पहुंची। शनीज के परिवार के अनुसार पुलिस ने बताया कि उनका मामला भी रोक दिया गया है। ये शनीज के परिवार और उसके 2 बच्चों के लिए दिल तोड़ देने वाली हकीकत है। अपनी 5वीं सालगिरह पर शनीज की बेटी ने सिर्फ एक ही चीज की दुआ की। तुम अपनी मोमबत्तियां बुझाओ। तुमने क्या मांगा? मैंने पैसे मांगे। ओ हाँ। अभी के लिए मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों भतीजियों को उनकी माँ वापस मिल जाए। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि छोटी वाली हर दिन पूछती रहती है। यीशु से प्रार्थना करो कि मम्मी को वापस ले आए। हीदर और ब्रेट एक्ली भी हर दिन प्रार्थना करते हैं कि उनका बेटा टाइलर राइकोव्स्की एक्ली मिल जाए। मुझे लगता है कि जो मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है वो बस यही उम्मीद है कि हम उसे ढूंढ सकते हैं और उसे घर वापस ला सकते हैं। टाइलर 2023 में मिनेसोटा से बिग आइलैंड आया था। वो हमेशा वही बच्चा था जो यहाँ से निकलने वाला था और आप जानते हैं कहीं ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ वो रेत में चल सके। आप जानते हैं उसे समुद्र बहुत पसंद था और उसे उससे जुड़ी हर चीज से प्यार था। उसे आखिरी बार शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को पाहुआ में देखा गया था। मैंने टाइलर से आखिरी बार उस मंगलवार को बात की थी जो उसके गुम होने से पहले वाले मंगलवार से 1 हफ्ता पहले था। वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था। मुझे नहीं लगा कि वो अपनी जान लेगा, लेकिन वो नशा मुक्त रहने के जूझ रहा था। मुझे पता है वो उस रात पाहुआ में एनए मीटिंग में गया था और फिर किसी ने उसे शुक्रवार को देखा था।
उसी रविवार 11 तारीख को मुझे होआ पुलिस डिपार्टमेंट से फोन आया कि किसी ने उसकी चीजें जमा कराई हैं। उसने कहा कि टाइलर की चीजें पानी के पास चट्टानों पर मिली। आखिरकार मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली और मैं किसी भी हवाई साइट या बिग आइलैंड साइट को ढूंढ रही थी ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके। मुझे लगा उसका कुत्ता ओहिया शायद उसके साथ था। अगर ऐसा था तो मुझे लगा कि वो ठीक है शायद। लेकिन फिर मुझे एक वेबसाइट पे पता चला कि किसी ने उसका कुत्ता ढूंढ लिया था और उससे अपने घर ले गया था, क्योंकि वो उसी इलाके में इधर उधर घूम रही थी जहां वो गायब हुआ था। तभी से मैं सच में हिम्मत हारने लगी थी। और आप जानते हैं, कुछ तो सच में गलत है। लेकिन जब मैंने उसके कुछ दोस्तों वगैरह से बात की तो वे बोले, उसने कहा था मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ओहिया है। मैं कभी भी, आप जानती हैं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हीदर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। वे लोग कालानी रिट्रीट सेंटर गए जो सड़क के उस पार है जहां वो लापता हुआ था, और वहां के लोगों से बात की। मुझे नहीं पता, आप जानती हैं, उन्होंने कहा कि किसी ने उसे शुक्रवार सुबह चट्टानों पर नीचे की ओर देखा था और उस समय वो ठीक हालत में नहीं था। मैं वहाँ काम करने वाले एक व्यक्ति को जानती हूँ। एक महिला ने उसे पानी और शायद ग्रेनोला बार या कुछ ऐसा दिया था। उसने कहा था कि वह खुद को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत निराशाजनक था कि कोई भी कभी भी रिट्रीट सेंटर से कैमरे की फुटेज प्राप्त नहीं कर सका। जब तक पुलिस वहाँ पहुंची, उन्होंने कहा कि उस पे पहले ही कुछ और रिकॉर्ड हो चुका था, तो वहीं पे वो मामला खत्म हो गया। और वही चीज थी जिसकी हमें सच में जरूरत थी। जब हमें सबूत के तौर पर रखी गई टाइलर की चीजें वापस मिली तो उसके फोन में कुछ धमकी भरे मैसेज और वॉइसमेल थे जिसमें उसे धमकाया गया था क्योंकि उस पर 4 या 5 महीने पहले किसी का पैसा बकाया था, इससे पहले कि ये सब हुआ। कुछ ड्रग डीलर्स के पीछे पड़े थे। हमने उस समय हर संभव कोशिश की, पोस्टर लगाए, वहाँ उस इलाके में जितने भी लोग थे सबसे बात की। हमारे पास एक आदमी था जिसने अपने ड्रोन से हमारी मदद की। उसने उसे समुद्र तट के किनारे उड़ाया। कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है मैं उसे निराश कर रही हूँ क्योंकि हम उसे नहीं ढूंढ पाए। हुला लेस्ली, आप जानती हैं कि वो कैसा महसूस कर रही हैं। ओवा के बारे में बहुत कुछ है जो मैं चाहती हूँ लोगों को याद रहे। मेरा मतलब है, माफ कीजिए। उसके भाई अर्ल ओवा हिंद, जो एक मछुआरे थे, अप्रैल 2025 में गायब हो गए थे। उन्हें अंतिम बार नाव पर देखा गया। उसे समुद्र बहुत पसंद है और वह हमेशा से मछली पकड़ता आया है। हम मछुआरों के परिवार से हैं। ओवा ने तैरना सीखने से पहले सर्फिंग करना सीख लिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो समुद्र में था तो वो इतना शानदार मछुआरा है कि हालात चाहे जैसे भी हों वो बिल्कुल ठीक रहता। परिवार के मुताबिक वो कभी आधी रात बाहर नहीं जाता था, लेकिन उसे आखिरी बार देखने वाले उसके नाविक सहायक के अनुसार 7 अप्रैल को उसने ऐसा किया था। वो सुबह 2:30 बजे समुद्र में निकल गया और फिर कभी किनारे वापस नहीं आया। कहा जाता है कि उसका नाविक सहायक और मेरा भाई अपने अपने ट्रक में सो रहे थे। डेकहैंड ने सुबह 2:30 बजे मेरे भाई को निकलने की कोशिश करते सुना और उसके अनुसार उसने मेरे भाई की नाव पानी में उतारने में उसकी मदद की थी। हवाई काउंटी फायर डिपार्टमेंट और कोस्ट गार्ड ने 5 दिनों तक इतनी व्यापक खोज की थी और उसके बाद हमारे परिवार ने एक GoFundMe शुरू किया जिससे हमने असल में, आप जानते हैं, हवाई जहाज़ों वाले लोगों को लंबी लाइन से मछली पकड़ने वाली नौकाओं को काम पर रखा। अगर वह समुद्र में था तो वे उसे कैसे नहीं ढूंढ पाए? उन्होंने हर जगह तलाश की, ऊपर से नीचे तक, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कोई नाव नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ भी नहीं।
अब आप इनसे कैसे निपटती हैं? द्वारा उसके लिए गाने लिख के। और आप जानती हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर बजाकर। ये मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है, ये मुझे उम्मीद से भरा रखता है। ये मुझे ऐसा महसूस कराता है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनकी याद और उनका नाम जितना हो सके जिंदा रख सकूं। इसीलिए मैं यहाँ हूँ। बस इसलिए कि लोगों को अब भी उनकी गुमशुदगी की जानकारी बनी रहे। और उन लोगों के लिए भी जो यहाँ शुरू में लापता थे। and we'll carry